Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। आज की इस वीडियो में हम थॉमस हार्डी की लाइफ और इनके वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थॉमस हार्डी एक को इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं और ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। थॉमस हार्डी ने अपनी करियर की शुरुआत पोइट्री से की थी और अपनी करियर को एंड भी पोइट्री ही से किया था। हार्डी क्रिएटेड अ फिक्शनल टाउन जिसे हम वेसेक्स के नाम से जानते हैं। वेसेक्स बेसिकली इंग्लैंड का एक फिक्शनल टाउन होता है, एक काल्पनिक टाउन होता है जिसे थॉमस हार्डी ने क्रिएट किया था और थॉमस हार्डी की मोस्ट ऑफ द नॉवेल आर सेट इन दिस वेसेक्स। तो इसलिए ये जो वेसेक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थॉमस हार्डी का जन्म 2 जून 1840 को स्टिनफोर्ड, डोरसेट, इंग्लैंड में होता है। थॉमस हार्डी के फादर का नाम थॉमस था जो कि एक स्टोन मैसन और लोकल बिल्डर थे। थॉमस हार्डी के मदर का नाम जेमीमा था। शी वॉज वेल एजुकेटेड एंड वेल लेड लेडी। और थॉमस हार्डी की मदर यानी कि जेमीमा ही ने थॉमस हार्डी को प्राइमरी एजुकेशन घर पे दिया था। जब थॉमस हार्डी 8 साल के हो जाते हैं तो इन्हें एक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, लेकिन चूंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और ये 16 साल की एज में अपनी फॉर्मल एजुकेशन को एंड कर देते हैं। इसके बाद में ही फेल इन लव विद इमा गिलफोर्ड। इन्हें इमा गिलफोर्ड से प्यार हो जाता है और उसी से इन्होंने शादी की थी 1874 में। लेकिन इमा की मृत्यु हो जाती है 1912 में और इसकी मृत्यु जो होती है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं थॉमस हार्डी, बहुत ज़्यादा इनको सदमा लगता है। फिर ये 1914 में थॉमस हार्डी फिर से शादी करते हैं अपनी सेक्रेटरी से जिसका नाम होता है फ्लोरेंस एमिली डगडेल। ये जो फ्लोरेंस एमिली डगडेल होती है जो कि थॉमस हार्डी की सेक्रेटरी होती है, ये थॉमस हार्डी से 39 ईयर्स जूनियर होती है और इसी से थॉमस हार्डी सेकंड मैरिज करते हैं। 1910 में थॉमस हार्डी को मेंबर बनाया जाता है ऑर्डर ऑफ मेरिट का मेंबर बनाया जाता है और उसके बाद में ये अपने नाम के आगे यूज़ करते हैं ओम, थॉमस हार्डी ओम। उसी साल इन्हें नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए। थॉमस हार्डी की फर्स्ट नॉवेल है द पुअर मैन एंड द लेडी। ये जो है थॉमस हार्डी की फर्स्ट नॉवेल है जिसको थॉमस हार्डी ने कंप्लीट कर दिया था, फिनिश कर दिया था 1867 में। लेकिन ये नॉवेल पब्लिश नहीं हो पाई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल थी। ये थॉमस हार्डी जब बहुत सारे पब्लिशर के पास लेकर गए, कोई इनकी नॉवेल को पब्लिश नहीं किया, तो ये अपने फ्रेंड जॉर्ज मेरेदिथ के पास जाते हैं। ठीक है, जॉर्ज मेरेदिथ जो कि एक विक्टोरियन पोएट और नॉवेलिस्ट थे। जब उनको अपनी नॉवेल को दिखाते हैं तो वो इनसे कहते हैं कि ये जो तुम्हारी नॉवेल है ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है, इसलिए इसको आप पब्लिश नहीं कीजिए। यदि आप इस नॉवेल को पब्लिश करते हैं तो फ्यूचर में आपकी जो नॉवेल्स हैं उनकी पब्लिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए आप इस नॉवेल को पब्लिश नहीं कीजिए। थॉमस हार्डी अपने फ्रेंड की बात को मानते हैं और वो इस नॉवेल को पब्लिश नहीं करते हैं। इस नॉवेल को वो डैमेज कर देते हैं और इसके जो कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, वो अपनी नेक्स्ट नॉवेल में यूज़ करते हैं। थॉमस हार्डी की मृत्यु होती है 11 जनवरी 1928 में और इनकी जो लास्ट पोएम है जिसका नाम है ऑन हिज डेथ बेड, ये डेडिकेट करते हैं अपनी वाइफ को। ये इनकी लास्ट पोएम होती है। थॉमस हार्डी की मृत्यु पर भी कंट्रोवर्सी होता है। इनके जो फ्रेंड होते हैं और फैमिली होते हैं वो बेसिकली चाहते हैं कि थॉमस हार्डी को इमा के साथ में दफनाया जाए। इमा जो कि इनकी फर्स्ट वाइफ थी, तो थॉमस हार्डी का भी विल था, इच्छा था कि उनको इमा के साथ में दफनाया जाए। इसलिए इनकी जो फैमिली होते और फ्रेंड होते वो चाहते हैं कि थॉमस हार्डी को इनकी वाइफ के साथ में दफनाया जाए। जबकि इनका एक को एग्जीक्यूटिव होता है जिसका नाम है सर सिडनी कार्लिल कोकरेल, वो चाहता है कि थॉमस हार्डी को पोएट्स कॉर्नर में दफनाया जाए। इसी चीज़ पे विवाद होता है तो दोनों लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि थॉमस हार्डी के हार्ट को स्टिनफोर्ड में उनकी वाइफ इमा के साथ में दफना दिया जाता है, जबकि उनकी जो एशेज होती है उनको वेस्टमिनिस्टर एबे में पोएट कॉर्नर में दफनाया जाता है। थॉमस हार्डी ने एक आर्किटेक्ट के रूप में भी काम किया था
और इन्हें सम्मानित किया गया था जब इन्होंने अपना फर्स्ट एसे पब्लिश किया था। इनका फर्स्ट एसे है हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस। हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस इनका फर्स्ट एसे है, जिसको इन्होंने पब्लिश किया था 1865 में। जब इन्होंने इस एसे को पब्लिश किया था तो इन्हें सम्मानित किया गया था। मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स आर सेट इन सेमी फिक्शनल रीजन। जैसा कि हमने आपको बताया कि वेसेक्स जो होता है ये बेसिकली एक काल्पनिक जगह है, ये एक फिक्शनल जगह है, रीजन है, जो थॉमस हार्डी के द्वारा क्रिएट की गई है। तो थॉमस हार्डी की जो मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स होती हैं उनकी सिटिंग इसी जगह पे है, वेसेक्स सी में है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करते हैं थॉमस हार्डी के। फर्स्ट है द पुअर मैन एंड द लेडी। ये इनकी फर्स्ट नावल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नावल है इसको थॉमस हार्डी ने 1867 में कंप्लीट कर दिया था, फिनिश कर दिया था, लेकिन ये नावल पब्लिश नहीं हो पाई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल थी और ये अपने फ्रेंड के कहने पर इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसको डैमेज कर देते हैं और ये पब्लिश नहीं करते हैं इसको, और इसके कुछ थॉट्स को अपनी जो नेक्स्ट नावल है उसमें यूज़ करते हैं। इनकी सेकंड नावल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जिसको पब्लिश किए थे थॉमस हार्डी 1872 में कंप्लीट बुक के रूप में। इसका एक दूसरा नेम है जो है मेल स्टॉक क्वेयर, ये इसका दूसरा नाम है, और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो नावल है थॉमस हार्डी की उसका दूसरा नाम क्या है। इस नावल का सब टाइटल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अ रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल। ये इस नावल की सब टाइटल है। ये जो नावल है इसका जो टाइटल है ये शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट। तो जो शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट उसके एक्ट सेकेंड सीन 5 से इस नावल के टाइटल को अडॉप्ट किया गया है, और ये जो थॉमस हार्डी की वेसेक्स नावल होती हैं उनमें ये फर्स्ट नावल है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है, ये बेसिकली एक रोमांस है, और रोमांस किसके बीच में है? रोमांस एक म्यूजिशियन होता है जो कि एक चर्च का म्यूजिशियन होता है जिसका नाम होता है डिक डुई, और एक स्कूल की मिस्ट्रेस होती है जिसका नाम होता है फैंसी डे। इन दोनों के बीच में रोमांस है और इसी स्टोरी को इस नावल में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट वर्क इज़ अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज़ जिसको थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया था 1873 में। ये जो बुक है ये बेसिकली लव ट्रायंगल को डिस्क्राइब करती है एक यंग वुमन का, जिसका नाम होता है अल्फ्राइड स्वानकोट। ये लेडी का नाम है और इसके 2 शूटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, और उन्हीं के लव ट्रायंगल को इस नावल में डिस्क्राइब किया गया है। अगला जो वर्क है वो फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और दिस इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ थॉमस हार्डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो ये जो फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है जिसको पब्लिश किया गया था 1874 में। 1874 में थॉमस हार्डी ने इसको एनोनिमसली पब्लिश किया था एक मैगज़ीन जिसका नाम है कॉर्नहिल मैगज़ीन में। ये जो नावल है ये फर्स्ट नावल है जो थॉमस हार्डी के फिक्शनल टाउन वेसेक्स में सेट की गई थी, यानी कि इसकी सेटिंग है वेसेक्स में, और ये थॉमस हार्डी की फर्स्ट नावल है जिसको वेसेक्स में सेट किया गया था। ये जो टाइटल है इस नावल की फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थॉमस ग्रे की एक एलिजी है, बहुत ही फेमस एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये एलिजी थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है और इसी एलिजी से थॉमस हार्डी ने इस नावल के टाइटल को अडॉप्ट किया था। इट टॉक्स अबाउट एन इंडिपेंडेंट लेडी नेम हुज नेम इज बाथशेबा। ये जो नावल है इस नावल में एक इंडिपेंडेंट लेडी है जिसका नाम होता है बाथशेबा एवर्डीन। बाथशेबा एवर्डीन जो होती है उससे 3 व्यक्तियों को प्यार हो जाता है, जिसमें से एक फार्मर होता है जिसका नाम है विलियम बोल्डवुड, सेकंड होता है सोल्जर जिसका नाम है सर्जन ट्रॉय, थर्ड होता है शेफर्ड जिसका नाम है गैब्रियल ओक। ये 3 व्यक्तियों को बाथशेबा एवर्डीन से प्यार हो जाता है और इसी स्टोरी को इस नावल में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट वर्क इज 5th नंबर का है रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये जो रिटर्न ऑफ द नेटिव होता है जिसे थॉमस हार्डी के द्वारा पब्लिश किया गया था 1878 में, ठीक है, इसको 1878 में थॉमस हार्डी ने पब्लिश किया था। इट टॉक्स अबाउट अ हीरोइन हुज नेम इज थॉमसन। इसमें बेसिकली एक हीरोइन है जिसका नाम थॉमसन होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है इसकी जो सेटिंग है या एडगन हीथ में है। ये बेसिकली एडगन हीथ क्या होता है, ये फिक्टिशस एरिया है, एक काल्पनिक जगह है थॉमस हार्डी के वेसेक्स का। जैसा कि हमें पता है कि वेसेक्स एक फिक्शनल एरिया होता है या फिक्शनल रीजन होता है इंग्लैंड का, और उसी में जो है थॉमस हार्डी ने एक जगह यूज़ किया है
एडगन हीथ। ठीक है, तो एडगन हीथ बेसिकली एक जगह होती है जहाँ पे लोग बहुत ही दूर दूर बसे हुए हैं, बहुत ही दूर दूर लोग बसे हुए हैं, और फर्ज मेस होता है, झाड़ी होता है या घास होता है, तो उसको काटते हैं जो कि वहाँ पे ग्रो होती है। ठीक है, तो यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एडगन हीथ है इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है थॉमस हार्डी की। क्या है? मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज। इसे पब्लिश किया गया था 1886 में, और इसकी सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इसकी सब टाइटल है। इसकी स्टोरी जो होती है वो एग्जामिन करते हैं किस तरह से एक आदमी की जो चॉइसेस हैं वो किस तरह से उसकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उसकी लाइफ को प्रभावित करते हैं। इसका प्लॉट ये है कि इसमें बेसिकली जो कास्टर ब्रिज होता है, तो कास्टर ब्रिज के पास में एक फेयर होता है। ये जो वेसेक्स है, जैसा कि हमें पता है कि वेसेक्स ए फिक्शनल टाउन है थॉमस हार्डी जिसको क्रिएट किए हैं, तो वेसेक्स में कास्टर ब्रिज के पास में एक फेयर होता है, और उस फेयर में माइकल हंचर्ड जो कि हीरो होता है, नायक होता है इस नॉवल का, ये 21 साल का होता है। इसका प्रोफेशन होता है हेड रसर, इंपॉर्टेंट है। इसका क्या प्रोफेशन होता है? हेड रसर होता है। ये अपनी वाइफ के साथ, जिसका नाम होता है सूजन, ये अपनी वाइफ सूजन के साथ और अपनी बच्ची के साथ जिसका नाम होता है एलिजाबेथ जेन, इन दोनों के साथ उस फेयर में जाता है, लेकिन उस फेयर में इसकी वाइफ और बच्ची खो जाते हैं। कुछ समय बाद में ये इसको अपनी वाइफ और बच्चे मिल जाते हैं। फिर ये जाता है जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी लेता है, और ड्रिंक पीने के बाद में ये अपना होश खो देता है और ये अपनी वाइफ को सेल कर देता है। एक ऑक्शन में अपनी वाइफ को बेचता है, तो ये बेचता है एक रिचर्ड न्यूसन नाम के व्यक्ति से बेचता है जो कि एक सेलर होता है, और ये अपनी वाइफ को बेचता है 5 गिनीज़ में। ठीक है, ये 5 गिनीज़ में अपनी वाइफ को बेच देता है। फिर जब ये इसको, अब जब इसका नशा ख़त्म होता है, जब ये अगले दिन इसको होश आता है और इसको पता चलता है कि इसने अपनी वाइफ को बेच दिया है, तो इससे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, और उसके बाद में ये कसम खाता है कि अब ये अगले 21 सालों तक शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इस तरह से कुछ इस नावल की स्टोरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है, इस नावल को कंप्लीट आप ज़रूर पढ़िए। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हैप्पीनेस इज़ बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। हैप्पीनेस इज़ बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस नावल की। नेक्स्ट नावल है द वुडलैंडर्स। द वुडलैंडर्स को पब्लिश किया गया था 1887 में पब्लिश किया गया था, और ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है फॉर द हैंड्स ऑफ ग्रेस मलबरी। 2 व्यक्ति होते हैं जो ग्रेस मलबरी के हैंड के लिए जो है झगड़े करते हैं, फाइट करते हैं, एंड शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर। ये बेसिकली सेंट्रल कैरेक्टर होती है, और 2 व्यक्ति जो होते हैं इससे शादी करना चाहते हैं। इसमें से एक व्यक्ति होता है लॉयल वुडलैंडर और दूसरा एक होता है एग्जोटिक आउटसाइडर। ये 2 व्यक्ति फाइट करते हैं ग्रेस मलबरी के हैंड के लिए। तो ये इसकी कुछ प्लॉट है, थीम है जो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अगला वो है वेसेक्स टेल्स। ये जो वेसेक्स टेल्स है इसको पब्लिश किया गया था 1888 में, और ये बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है। ठीक है, और इसमें जो शॉर्ट स्टोरीज है इनकी सेटिंग है फिक्शनल टाउन ऑफ वेसेक्स। ठीक है, तो वेसेक्स ही इसकी सेटिंग है, और ये वेसेक्स क्या है? एक फिक्शनल टाउन है, एक काल्पनिक जगह है। नेक्स्ट है टेस ऑफ द डर्बेविल्स। ये जो टेस ऑफ द डर्बेविल्स है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है जिसे पब्लिश किया गया था 1891 में। इसका सब टाइटल है अ प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है इसका सब टाइटल, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट चैलेंजेस द सेक्सुअल मोरल ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। ठीक है, इसका प्लॉट कुछ इस तरह से है कि ये बेसिकली एक पुअर गर्ल होती है, एक बहुत ही गरीब लड़की होती है, किस तरह से अपने लाइफ में वो सफ़र करती है, किस तरह से दुख और तकलीफ़ का सामना करती है, और उसका नाम होता है टेस। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। नावल की स्टार्टिंग से हमें पता चलता है कि ये जो टेस होती है लड़की, इसका जो फादर होता है बहुत ही गरीब किसान होता है, और उसका नाम होता है जॉन डर्बेफील्ड। जॉन डर्बेफील्ड जो होता है बहुत ही पुअर पीजेंट होता है, और इसकी डॉटर होती है टेस। तो उसी की लाइफ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, गॉड इज़ नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज़ रॉन्ग विद द वर्ल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस नावल की, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। ये नावल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट पढ़नी चाहिए इसे। और नेक्स्ट है ज्यूड द ऑब्सक्योर।
जूड द ऑब्सक्योर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लास्ट नावल है, इसे पब्लिश किया गया था 1895 में और ये लास्ट कंप्लीट नावल है थॉमस हार्डी की। इनको याद रखेंगे, जूड द ऑब्सक्योर इज़ द लास्ट कंप्लीट नावल बाय थॉमस हार्डी। इसकी थीम क्या है? सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, ये इसकी थीम है। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, ये इसकी थीम है। ये जो नावल होती है इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि इसमें एक वर्किंग क्लास मैन होता है जिसका नाम होता है जूड फॉले। ये एक वर्किंग क्लास मैन होता है और ये एक गांव में रहता है सदर्न इंग्लैंड में, ठीक है, जो कि पड़ता है हार्डी के फिक्शनल वेसेक्स में है, वहीं पे ये रहता है। ये बेसिकली एक स्कॉलर बनना चाहता है, क्राइस्ट मिनिस्टर यूनिवर्सिटी में ये एक स्कॉलर बनना चाहता है जिसे मॉडल किया गया है ऑक्सफोर्ड पर, ठीक है, ये इसी में स्कॉलर बनना चाहता है। लेकिन जो है एक दूसरी लेडी होती है जिसको ब्लेम करती है कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है इसी से, तो इस वजह से इस पर ब्लेम लगता है और आखिर में क्या होता है कि ये व्यक्ति उस यूनिवर्सिटी का स्कॉलर नहीं बन पाता है। ये जो नावल है ये बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होने की वजह से थॉमस हार्डी इसके बाद में नावल लिखना बंद कर देते हैं और वो जाकर के पोइट्री लिखना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि थॉमस हार्डी ने सबसे पहले पोएम लिखना स्टार्ट किया था, फिर ये जो है नावल लिखते हैं और ये फेमस है नावलिस्ट के रूप में, लेकिन बाद में ये फिर पोइट्री लिखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि जूड द ऑब्सक्योर जो उनकी नावल होती है उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई, आपको याद रखना चाहिए। इनका एक जो बच्चा पैदा होता है लिटिल फादर टाइम, ये बेसिकली स्यू नाम की एक लेडी होती है और उसी से बगैर शादी किए इनसे एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है लिटिल फादर टाइम। तो लिटिल फादर टाइम एक लाइन बोलता है, डन बिकॉज वी आर टू मेनी। ये जो लिटिल फादर टाइम जो बच्चा होता है ये अपना खुद सुसाइड कर लेता है और 2 बच्चे और होते हैं अपने सिबलिंग्स, उनको भी मार देता है और वो इसलिए मार देता है कि हम लोग कई सारे हैं, इसलिए वो अपने आप को मार देता है, अपने भाइयों को भी बहनों को भी मार देता है। तो ये लाइन यूज़ की गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो है हमारा वर्क है द वेल बिलव्ड 18। इसको जो वेल बिलव्ड है इसे पब्लिश किया गया था 1897 में। इसका सब टाइटल है आई स्केच ऑफ अ टेम्परामेंट, आई स्केच ऑफ अ टेम्परामेंट। ये जो नावल है बेसिकली एक स्कल्प्टर की स्टोरी को बताती है जिसका नाम है जोसेलिन पियर्स्टन। ये जो जोसेलिन पियर्स्टन होता है ये बेसिकली एक आइडियल वुमन की तलाश कर रहा होता है और उसी चीज़ को इस नावल में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ द ट्विन। कन्वर्जेंस ऑफ द ट्विन है, इसमें बेसिकली डिस्क्राइब किया है थॉमस हार्डी ने जो टाइटैनिक होता है किस तरह से आइसबर्ग से टकरा जाता है और किस तरह से वो नष्ट हो जाता है, उसी चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है थॉमस हार्डी ने अपने इस वर्क में। और लास्ट है डार्कलिंग थर्स्ट, जो है बेसिकली ये एक पोएम है और इसमें डिस्क्राइब किया गया है, उन्होंने कंपेयर किया है पास्ट सेंचुरी को कॉर्पस से कंपेयर किया है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थॉमस हार्डी से रिलेटेड। हमें उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ आए होंगे। वीडियो आपकी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।